नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप thelalantop.com देख रहे हैं। जैसे कि मुझे पता ना हो कि आप देख रहे होंगे तभी तो ये वीडियो देख रहा होगा। खैर, मेरे साथी निखिल, आज मैं इनका इंटरव्यू करने वाला हूँ। निखिल ने कोई किताब नहीं लिखी है, कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया है, अभी तक सांसद विधायक भी नहीं बने हैं। निखिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होकर आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो चर्चा में है मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो को लेकर। जी हाँ। और बहुत सारे सवाल हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। तो हमने निखिल से कहा कि ऐसा करो भैया, तुम चले ही जाओ। तो ये शुक्र शनिचर 2 दिन वहाँ पे गुजार के आए, पिटते पिटते बचे लगभग एएमयू में। और बैच देखे गए इनके एएमयू के छात्रों के द्वारा। और जब उन्हें पता चला कि लल्लन टॉप से हैं तो ये हुआ कि अच्छा ठीक है, आप तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। एक किस्म का सर्टिफिकेट भी मिल गया, जो हो सकता है दूसरे लोगों की नज़र में एक बुरा तमगा भी हुआ है कि अच्छा तुमको एएमयू वालों नहीं पीटा। कुछ चैनलों को बाहर भी निकाल दिया, वो लोग बहुत नाराज़ थे। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके जानेंगे। निखिल, पहला सवाल, ये बवाल शुरू कैसे हुआ? कि इसका एक मतलब वन वर्ड आंसर भी है और ऐसे वाला भी है। वन वर्ड वाला वो है कि अचानक, ठीक है। और ये ऐसा लेकिन हो सकता है देखने में लग रहा हो अचानक, लेकिन वेल प्लान्ड हो कि अच्छा ये नैरेटिव शुरू करते हैं। मतलब जो लोग है उसके लिए अचानक है ये, ठीक है। अच्छा। जो स्कीमर्स प्लॉटर्स हैं उनके लिए वो प्लान है। अब अचानक कैसे 2014 में वहां से सांसद ही जीते अलीगढ़ की सुरक्षित सीट से सतीश गौतम। उस टाइम बीजेपी के हैं। पहली बार टिकट मिला और मोदी लहर थी, तो कोई उनको तकलीफ हुई नहीं जीतने में। और अलीगढ़ वैसे भी बीजेपी का परंपरागत गढ़ रहा है लंबे समय तक, उसकी मजबूती के दिनों में। अब तक का इंट्रो इनका ये है कि ये लोकसभा में कुछ स्टैंडिंग कमिटीज के मेंबर हैं और ट्रेन भी तो रोकते हैं। और वो रेलवे से जुड़ी हुई एक कमेटी के ही मेंबर हैं। और शायद यही जैक उन्होंने सोच के एक स्टेशन मास्टर को उस दिन हॉक दिया हुआ ये कि एक ट्रेन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चढ़े हुए थे और उनका चंदौली वाले सांसद महेंद्र नाथ पांडे, और अलीगढ़ आना था उनको और ट्रेन लेट हो रही थी। तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को फोन लगाया कि ये गाड़ी 10 मिनट में मुझे यहाँ स्टेशन पे चाहिए अलीगढ़ में। जलवा नेताजी का। और वो उसमें कहते हुए सुने जा रहे हैं कि राजधानी रोकनी है तो राजधानी रोकेंगे, राजधानी बाद में, प्रदेश अध्यक्ष पहले। अच्छा, इसका ऑडियो है, इसका वीडियो है। ये हो सकता है बचपन में रेलवे में जाना चाहते हो, ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हो, दमित इच्छाएं बाहर आ रही हैं। हाँ, तो ऐसी दबित इच्छाएं इनकी रही होंगी और ये करते रहते हैं। मतलब जितनी एक्टिविटी है उतनी है, ट्विटर पे है। अच्छा, सब ठीक चल रहा था। हुआ ये कि 30 अप्रैल को इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनको एक चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी का मजमून कुछ ये था कि उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे कुछ सूत्रों से मालूम चला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की एक तस्वीर लगी हुई है और मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती है कि क्यों लगी हुई है। और न ये समझ में आता है कि जब लगी तब लगी होगी। और दुनिया तो जानती है कि हिंदुस्तान का बंटवारा करने के कितने बड़े दोषी थे जिन्ना। तो अब क्यों लगी है, इसका आप ब्यौरा दें। ये 30 अप्रैल की बात है और 30 अप्रैल को उन्होंने चिट्ठी भेजी शांतिपूर्ण ढंग से। और उसकी रसीद एएमयू ने बाद में दी होगी क्योंकि कुलपति साहब तक पहुंचते वक्त लगता है। उन्होंने 1 अप्रैल को ट्वीट भी किया, जब 1 मई को ट्वीट भी किया जब इसकी खबरें होने लगी। और उसके बाद से ट्विटर पे लगातार एक्टिव हैं। पहले लोकल मीडिया में हुआ और उसके बाद ट्विटर पे एक्टिव हैं। तो इन्होंने डाल दिया और एक हैशटैग इन्होंने चला दिया, जिन्ना फ्री एएमयू। और इसके ऊपर काफ़ी ट्वीटबाजी भी हुई है। जैसे मेरे ख्याल किनका बयान है, ये महेश गिरी भाजपा सांसद हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया कि भाई जिन्ना का फोटो जो 2018 में अगर एएमयू छात्र संघ हॉल में लगा है तो वो उसी मानसिकता का परिचायक है जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया, जिसने सिमी को जन्म दिया और जिसके तहत पढ़े लिखे लोग जैसे कि मनन मनी जो कि एएमयू के स्कॉलर थे, बड़े माना जाता था कि बड़ा उनमें पोटेंशियल है, वो भी आतंकवाद की ओर बढ़ लिए। तो ये माहौल बन रहा है। और 2 ही तारीख को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था जहाँ पे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को दावत दी गई थी। वो पहुंचे भी हुए थे वहाँ पे और उनका उस दिन सम्मान होना था। और उन्हें उनका वही सम्मान होना था जो गांधी और जिन्ना का हुआ था। उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का आजीवन सदस्य बनाया जा रहा था, एक ऑनररी सम्मान, लाइफ टाइम मेंबर आप बनाए जाएंगे। और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बहुत पुरानी जो रवायत है, अगर बनते तो हामिद अंसारी की भी तस्वीर लगती। हाँ, ये प्रोग्राम है 2 तारीख को। 2 तारीख की ही दोपहर को ये हुआ कि जब ये प्रोग्राम चलने वाला है और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस नंबर 3 है उसमें हामिद अंसारी ठहरे हुए हैं। और जो अच्छा, वो कैंपस में थे। और जो मैं बता रहा हूँ जो जगह गेस्ट हाउस नंबर 3, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है बाबे सैयद का क्या मतलब होता है? बाबे सैयद का मतलब ये हुआ कि बाब का मतलब होता है गेट
अच्छा। और सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो उनकी याद तो में। ये सैयद दरवाजा टाइप से हाँ, है, सैयद ठीक है। स्मृति द्वार। सैयद स्मृति द्वार हाँ, हो गया हिंदी बाबे में। सैयद। बाबे सैयद। और बाबे सैयद से बहुत ही मतलब आप 30-40 मीटर की दूरी पे ही ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पे ठहरे हुए हैं, दरवाजे पर नारेबाजी की आवाज़ होती है बाबे सैयद पे, और लोग बाहर जाके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के, जिनका नाम हिंदू जागरण मंच बताया जा रहा है और हिंदू युवा वाहिनी भी हमको सुनने मिला, इनके संगठन के लोग थे और ये नारेबाजी कर रहे थे। एएमयू के गद्दारों को जूते मारो सालों को, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, वगैरह वगैरह, जिनके लिए पहले ही कुख्यात विख्यात हैं। तो अब स्टूडेंट्स भी कोई बहुत एकदम दूध के धलोते होते नहीं हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो ललकार वहाँ से आ रही थी, तो फिर यहाँ से भी उसका जवाब हुआ, और ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स गेट के बाहर चले गए और इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई, कुछ माइनर। वहाँ से भी ज़्यादा भीड़ जो हिंदुत्ववादी संगठन प्रदर्शन कर रहे थे और जो एएमयू के स्टूडेंट्स थे, उनके बीच आपस में लड़ते चले। हाँ, हाथापाई हो गई और गाली गलौज हुआ पहले, फिर उसके बाद हाथापाई हो गई। और पर अभी संख्या कम है, किसकी? जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं उनकी भी, और एएमयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी। अच्छा, ज़्यादा हुआ नहीं है ना, क्योंकि सुनने को ये भी मिला मुझे एएमयू में कि गन के फायर की आवाज़ आई और हामिद अंसारी साहब को मारने की कोशिश वगैरह थी। लेकिन मैं 2 दिन वहाँ रुका और जितने लोगों से मैंने बात की, इस बात में बहुत ज़्यादा आधार था नहीं। अच्छा, तो पहली अफवाह जिसका खंडन हो रहा है इस वीडियो में वो ये है, हाँ, कि जो कहा जा रहा है कि हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग हामिद अंसारी पर, पूर्व उपराष्ट्रपति पर जानलेवा हमला करने आए थे। एक तो उन लोगों को ये नहीं पता जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति की भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सिक्योरिटी उनकी होती है और वो वीडियो है जिसमें ये लोग आते हुए दिख रहे हैं। हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग 20 होंगे और जेड का जो स्टाफ होता है मेरे ख्याल 20 से ज्यादा ही होता है जी, ठीक है। तो आते तो बहुत बुरा पिटते अगर वो गेट के अंदर घुसते तो, और अगर बात हामिद अंसारी साहब की सिक्योरिटी डिटेल तक पहुंचते तो। लेकिन फिर भी उसकी नौबत नहीं आई, रकस तो क्रिएट हुआ। हाँ, ठीक है, और मारपीट हो गई, कुछ लोगों को चोट भी लग गई इसके बाद। और इस मारपीट में यूनिवर्सिटी प्रोक्टोरियल बोर्ड का जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है, जो यूनिवर्सिटी की सुरक्षा देखता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लोगों को भी चोट पहुंची है। अच्छा, जिन लोगों को जानकारी ना हो बता दें, जो भी ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें प्रॉक्टर अनुशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और जो सुरक्षा अमला है वो उन्हीं को रिपोर्ट करता है। तो आप अगर बीएचयू जाएंगे या एएमयू जाएंगे, जामिया में भी ऐसे, जामिया में भी प्रोक्टोरियल बोर्ड की सिक्योरिटी है, जेएनयू में भी प्रॉक्टर है, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो ग्रुप 4 के पास है, उनके कॉल पे आती है, आउटसोर्स कर दी गई। पर एएमयू के पास खुद की है, जामिया के पास भी खुद की है। तो इनके लोगों को भी चोट पहुंची, और इसके बीच बचाव करने आए तो थप्पड़बाजी में ये भी निपट गए। हाँ, इनको भी चोटें पहुंची हैं, ये बात सही है। इसके बाद जब एएमयू के स्टूडेंट्स एक मार्च निकाल कर जाना चाहते हैं पास के पुलिस चौकी पे, पुलिस चौकी की थाना, हाँ। ठीक है, जो जिस थाने में पड़ती है, सिविलियन थाने में पड़ती है मेरे ख्याल एएमयू, वहाँ तक जाने की कोशिश में है, तो पुलिस इन्हें रोकती है रास्ते में। बाबे सैयद से लगभग आप समझ लीजिए 200-100 मीटर तक आप आगे बढ़ेंगे तो एक यूनिवर्सिटी सर्कल है, और यूनिवर्सिटी सर्कल से बाएं मुड़ेंगे तो पुलिस थाने की ओर जाने का रास्ता है। तो यूनिवर्सिटी सर्कल से बाएं मुड़ते हैं तो पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है। 2 वर्जन है। पहला वर्जन ये है कि पुलिस ये कहती है कि छात्र पहले बेकाबू हुए, छात्र ये कहते हैं कि उन्हें पहले प्रोवोक किया गया। लेकिन जो बात सही है वो ये है कि वहाँ लाठीचार्ज हुआ और 40 छात्रों को चोट पहुँची है, और वो अस्पताल में भर्ती भी हैं। क्या छात्रों ने पुलिस के खिलाफ कुछ, जैसा होता है इस तरीके के कई छात्र प्रदर्शनों में, हमने दिल्ली में भी देखा है और भी शहरों में, कि वो नारेबाजी करते हैं, फिर आक्रामक होते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं, पत्थरबाजी भी करते हैं कई जगह। ये मालूम करने के लिए जो एएमयू के पास ही एक चौकी, मेडिकल चौकी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस रास्ते से एएमयू का जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई होती है, वहाँ जाने का रास्ता है। तो मेडिकल चौकी पे जिसकी पोस्टिंग थी उस दिन पुलिस अफसर की, ठीक है, उनसे मेरी बात हुई है आमने सामने। उन्होंने कहा, नाम मैं उनका नहीं ले सकता हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया कि अब इसको लेके काफ़ी लोग कॉय हैं बोलने में कि क्या बताया जाए और क्या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो 12 बजे चला गया था और ये सब 12 बजे के बाद हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, आपके जाने के बाद भी आपके स्टाफ ने जो बताया वो आप मुझसे शेयर कर लीजिए। तो उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से बलवा हुआ है। ठीक है, ये तो जो चौकी इंचार्ज हैं वो बता रहे हैं, ठीक है, कि शुरू किसने किया इस पे आप बहस कर लीजिए, लेकिन जब मार होने लगी है तो उसके बाद में दोनों तरफ से हुआ है। तो लड़कों ने भी पत्थर फेंके और पुलिस ने भी लाठी मारी है। ठीक है, अब फिर बात वहां चली जाएगी ना, अग्रीड पार्टी कौन है, वो अभी सेटल हो नहीं सकता है, लेकिन वायलेंस हुई है। ये 2 मई की बात है, और जब इनको चोटें पहुंचती हैं स्टूडेंट्स को, तो ये जो बाबे सैयद पे वापस आते हैं और एक धरना दे देते हैं कि ये दोनों चीज़ें गलत हुई हमारे साथ।
पहले हमें हिंदुत्ववादी संगठनों ने पीटा, उसके बाद अब पुलिस भी हमको लाठी भांज के गई है हमारे ऊपर, ठीक है, जबकि हम तो पुलिस में शिकायत करने जा रहे थे, ये उनका कहना है। इस बात के खिलाफ उन्होंने धरना दिया हुआ है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी इस वीडियो के शूट होने से थोड़ी देर पहले मेरे वहाँ पे बात हुई छात्रों से, धरना अभी भी चल रहा है, अभी भी तकरीरें हो रही हैं वहाँ पे और छात्र जुटे हुए हैं वहाँ पे। आप बाबा सैयद अगर आज भी जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक बड़ा सा कालीन मिलेगा, मैट्रेस बिछे हुए हैं उसके ऊपर, तो कोई बैठा है कोई लेटा है और मंच से स्पीचेस हो रहे हैं। तिरंगा बहुत लहराया जा रहा है, तिरंगा बहुत लहराया, मतलब छात्रों का आंदोलन, अच्छी बात है, तिरंगा पूरे देश में लहराए, पर क्या कोई खास वजह है तिरंगा लहराए जाने की? जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि जैसे पीके हमने एक फिल्म देखी थी आमिर खान की, उसमें आमिर खान के कुछ सवाल हैं धर्म से जुड़े हुए। अब उसमें उनको बड़ा संकोच है कि यार मैं ले दूंगा नाम अगर तो मेरे सीधे थप्पड़ ही पड़ जाएगा, तो वो देवी देवताओं की फोटो वो गाल पे ही चिपका लेते हैं, ठीक है, तो वो सेव द फेस है। तो ये वैसा ही अलीगढ़ एएमयू का सेव द फेस मोमेंट है, वो तिरंगा वहां लगा कि आप उनको एंटी नेशनल ब्रांड करें, उससे पहले उन्होंने वहां तिरंगा लगाया हुआ है, ठीक है। और आप मैंने जाके देखा भी, वहाँ पे 2 झंडे हैं, एक एएमयू का झंडा है और एक तिरंगा है, तो तिरंगा बाकायदा कुछ फीट ऊंचा लहराया हुआ है, ठीक है, कि उसमें भी डाउट ना लें। तो वहां से मतलब उसका सिंबल। तो एक तो ये झगड़ा और पुलिस कार्रवाई करे ना करे ये वाली बात हो गई, ये जिन्ना की फोटो लगी कब? हाँ, अब जिन्ना की फोटो कैसे लगती है, क्योंकि कई लोग बोले कि यूपीए में हट गई थी, फिर लगा दी गई, जानबूझ के लगाई जा रही चिढ़ाने के लिए। हम लोग न्यूज रूम में बहुत हीटेड डिबेट कर रहे थे आपको भेजाने से पहले, और तभी ये फैसला हुआ कि बॉस ये दूसरों की बताई बातें सुनने से अच्छा है मौके पे जाके देख लो। कब लगी? हाँ, कहाँ लगी है? एएमयू के छात्र संघ के हॉल में लगी है 1938। उसका कोई नाम भी है शायद हॉल का, वो पूरी मैं कहानी बताता हूँ आपको, क्योंकि एकदम से लगे में समझ में नहीं आएगा। वो 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, जो कि 1920 में जाके यूनिवर्सिटी हो गया। अब यूनिवर्सिटी जब आप एक सेकंड में आपको रोक दूं, सॉरी, आप बहुत फ्लो में बता रहे थे। एएमयू की स्थापना के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में पीछे लौटना होगा। 1857 में देश की आज़ादी की पहली लड़ाई होती है, उसके बाद अंग्रेज़ पलटवार करते हैं, पूरी दुश्मनी के साथ करते हैं, अपने सो कॉल्ड न्यायप्रियता के सिद्धांत को किनारे रख के बर्बर जातियों की तरह व्यवहार करते हैं वो हिंदुस्तानियों के साथ, उत्तर भारत के लोगों के साथ। मुग़ल जो प्रतीकात्मक रूप से ही सही लेकिन बने हुए थे, उनकी सब औलादों को मार दिया जाता है और उनको वतन से बाहर भेज दिया जाता है, बहादुर शाह जफ़र को, जिनकी संयुक्त कमान के नीचे हिंदू मुसलमान सब लड़ रहे थे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। वो उसके बाद मुसलमानों में कुछ बुद्धिजीवियों को, कुछ लीडर्स को ये समझ में आया कि अब पलड़ा हिंदुओं की तरफ झुक रहा है। अब वो तेज़ी से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, हिंदुस्तानी ज़बान आ गई है, धीमे धीमे बाकी सब चीज़ें हट रही हैं। तो अब मुसलमानों को कि हम 400 साल से 600 साल से शासन कर रहे हैं या शासक वर्ग के हैं, उस भरम को दूर करके तेज़ी से अंग्रेज़ी और विज्ञान ये सब सीखनी चाहिए, अपना मिनिमम धार्मिक चीज़ें मेंटेन करते हुए, ताकि वो ब्रिटिश सत्ता के करीब रहें, सभ्य हों और ताकतवर बने रहें। इन्हीं सब मकसदों को लेकर मोटामाटी सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना की थी 1877 में। और उनका कहना यही था कि इस्लाम से हम दूर नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल उसके प्रेसिडेंट्स में ही रहेंगे, लेकिन हम अंग्रेजी सीखेंगे, क्योंकि उनसे तर्क कर सके तो अंग्रेज से तर्क अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा, क्योंकि फारसी वो सुन नहीं रहा है। उसने अर्ली 40s में जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट थी वो चेंज कर दी थी। तो आपको अगर कुछ लिख के भी देना तो अंग्रेजी में देना, और आपको अंग्रेजी आती नहीं है तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? तो उन्होंने इसलिए फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोले, उसमें से सबसे बड़ा वटवृक्ष मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक है। तर्क की बात करते रहे, इसलिए डिबेटिंग सोसाइटी भी खोल दी। डिबेटिंग सोसाइटी भी खोली। अब डिबेटिंग सोसाइटी को उन्होंने मॉडल किया जो ऑक्सफोर्ड में डिबेटिंग सोसाइटीज होती हैं, उसके बेसिस पे, ठीक है, कि लड़के सीखें कि तर्क कैसे किया जाता है, कैसे रखा जाता है। और इसी डिबेटिंग सोसाइटी के लिए 1905 में एक सिडेंस यूनियन हॉल बनाया गया, ताकि वहाँ उनको एक वेन्यू मिल जाए डिबेटिंग के लिए। और जब 1920 में ये यूनिवर्सिटी बन जाता है, तो यूनिवर्सिटी बनते हुए एक यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया जाता है, जिसको कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट कहा जाता है। और इस एक्ट की का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है, स्टैट्यूट 2, वो ये कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की यूनियन भी हो सकती है। इसके तहत यूनियन बनी, और यूनियन फिर बनी तो वही जो डिबेटिंग सोसाइटी थी उसी के वही लड़के
उन्होंने यूनियन बना ली और सिडेंस हॉल को डिबेटिंग हॉल कहा जाता है, स्टूडेंट यूनियन हॉल कहा जाने लगा। और यूनियन के एक समय प्रेसिडेंट हुए थे अहमद बुलबुलिया, और अहमद बुलबुलिया ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का संविधान लिखा, और इसी संविधान के तहत यूनियन तब से अभी तक काम करती आ रही है। अच्छा, ठीक है, 20 से बहुत पुरानी संस्थान है और बहुत पुरानी उसकी परंपराएं भी हैं। तो अब उसी संविधान के तहत इन लोगों ने कुछ जो ट्रेडिशंस डेवलप किए, उसमें से एक था कि हम किसी बड़ी नामचीन शख्सियत को बुला करके उन्हें आजीवन सदस्य बनाएंगे। जैसे कई लोग मानद डॉक्टरेट देते हैं, तो उनका सत्कार, अब जैसे शॉल श्रीफल दे करके एक उनका स्पीच हो गया, उसके बाद उनको क्या नाम है, एक बार दे दिया गया कि आप हमारे आजीवन सदस्य रहेंगे। अब इस तरह का पहला सम्मान हुआ महात्मा गांधी का। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन के दौरान, जी हाँ, हुआ ये कि जब महात्मा गांधी का सम्मान हुआ 29 अक्टूबर 1920 को। अब ये टाइम वो है कि अंग्रेज ने तुर्की को हरा दिया है, और तुर्की में उस टाइम खिलाफत होती थी, और खिलाफत के जो आपके ये रूलर होते थे वो होते थे खलीफा। अब इन्होंने तुर्की को जब हरा दिया तो उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन था खलीफा और खिलाफत का, उसको सिस्टमेटिकली उन्होंने तोड़ा। ठीक है, उनकी ताकतें कम की। अब खलीफा और खिलाफत से पूरी दुनिया के मुसलमानों का भावनात्मक जुड़ाव था, हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी था, तो इसलिए इसकी प्रतिक्रिया में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। यही टाइम वो है जब असहयोग आंदोलन भी चला रहे हैं गांधी जी। तो उस टाइम जो बड़े लीडर्स थे उनमें से कुछ की राय ये थी कि अंग्रेज हिंदुस्तान पे कैसे राज करता था, बांटो और राज करो की नीति पे, मुसलमान को अलग निकाल दिया और हिंदू को अलग निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अंग्रेज की इस नीति को काट दिया जाए। ठीक है, हमारे पास एक ही टाइम पे दो बड़े मूवमेंट्स चल रहे हैं और हमारे कंसर्न्स भी एक हैं, अब दुश्मन भी एक है, तो हाथ मिलाते हैं। और 1857 में भी हम भले ही हार गए हों, लेकिन सबसे बड़ी ताकत ही ये थी कि वहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक थे। मुझे ध्यान है, दिल्ली में किताबों में पढ़ा है, जब दिल्ली में सैनिकों की कमेटी बनी जिसके बहादुर शाह जफर मुखिया थे, तब बाकायदा ये फरमान जारी किया गया कि कोई भी ऐसे काम ना करे जिससे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो, ईद पे गाय नहीं कटनी चाहिए, इस तरह के बहुत सारे फरमान दिए गए थे। तो मोहम्मद अली जौहर उन दिनों वहाँ AMU के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट होते थे। उन्होंने गांधी जी को दावत दी कि आप आइए यूनिवर्सिटी, और आकर के उनका सम्मान हुआ। और क्योंकि पहले थे तो उनकी एक तस्वीर लगा दी गई यूनियन हॉल में। अच्छा, गांधी जी बापू की पहली तस्वीर, वो पहली तस्वीर है, वो आज भी लगी है। अच्छा, ठीक है, अब यही चीज ट्रेडिशन बन गई फिर। ठीक है, जिसको भी छात्र संघ आजीवन सदस्यता का मानद सम्मान देगा उसकी तस्वीर लगा दी वो जाएगी। आते हैं, एक उनका स्पीच होता है, उनका सम्मान होता है, सब स्टूडेंट सुनते हैं, उसके बाद में उनकी एक तस्वीर लगती है। बढ़िया, ठीक है, ये ट्रेडिशन है। अब इसी क्रम में आखिरी हामिद अंसारी होने वाले थे, आखिरी और बिना स्पीच दिए आ गए, मतलब आखिरी नहीं, सॉरी, मतलब अभी इस क्रम में लेटेस्ट हामिद अंसारी होने वाले थे, और हो जाएंगे मेरे ख्याल, आगे वो होगा प्रोग्राम। अच्छा। उस दिन नहीं हो पाया। ठीक है, इस पूरे मतलब कांड की वजह से नहीं हो पाया। तो अलग अलग लीडर्स को दिया गया है, सी राजगोपालाचारी उनमें हैं, बहुत रिसेंट में आप देखेंगे तो कुलदीप नैयर साहब हैं जो बहुत नोटेड जर्नलिस्ट हैं। तो उस टाइम पे जो उस टाइम के लीडर्स थे ज़्यादातर वो होते थे जो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े होते थे। अब ये 20s के बाद एक ब्रेक ले लेते हैं। 20s में ये होता है कि जिन्ना पसंद नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपने खिलाफत और फ्रीडम मूवमेंट को एक कर दिया। जिन्ना का ये सोचना था कि राजनीति और उस वक्त राजनीति और धर्म अलग अलग होने चाहिए, और मुसलमानों को अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, इन सब की चिंता करनी चाहिए, इस चीज़ की नहीं करनी चाहिए कि तुर्की में क्या हो रहा है। हाँ, कि तुर्की से हमारा क्या लेना देना है। ठीक है, हम कल्चरली अलग हैं उनसे। ठीक है, धर्म एक है और सोशली अलग है, हमारी ज़मीन अलग है। और जिन्ना बहुत धार्मिक थे भी नहीं, जिन्ना बहुत धार्मिक, सुअर का गोश्त खाते थे, सिगार पीते थे, शराब पीते थे, पारसी लड़की से शादी की, बैरिस्टर थे, कोट वोट पहनते थे और बड़ी खिल्ली उड़ाते थे इनकी मौलवियों वगैरह की, सब दाढ़ीधारियों की, और क्लीन शेव रहते थे। और वकील थे तो उनका दिमाग बड़ा ऐसा टेक्निकल डिटेल्स में काम करता था। अच्छे वकील थे, लोग बताते हैं मुंबई के, एक ही के सारे थे, ऐसा कहा जाता है। तो हुआ ये कि पर ना कांग्रेस सुन रही है ना मुस्लिम लीडर सुन रहे हैं, तो एक खिन्न है, छोड़ते हैं कांग्रेस भी, और इनको भी, उनको कहते हैं मैं जा रहा हूँ लंदन। अच्छा, तो जिन्ना पॉलिटिक्स छोड़ के लंदन चले जाते हैं। हाँ, एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं और लंदन चले जाते हैं। जबकि 3-4 साल पहले ही मुझे ध्यान है, किताबों के मुताबिक, जब महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बताया था। हाँ, सरोजिनी नायडू ने भी बताया था। हाँ, मतलब ये भी कह चुके हैं सरोजिनी नायडू, और उस टाइम उनकी छवि यही थी। मतलब आप सब लेट 30s तक के उनको यही कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो जब वो आकर के वापस पॉलिटिक्स शुरू करेंगे और उस पॉलिटिक्स को मैनिफेस्ट होते हम देखेंगे, तब तक के वो मतलब आइकन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। क्योंकि मुस्लिम लीडर्स को भी लगता है कि अगर हमको किसी से अपनी बात कन्वे करनी है तो उतना बड़ा नेता कहाँ है कि गांधी सुन ले जिसकी बात, तो वो जिन्ना ही है।
और इसीलिए उनको लेट 30s में वापस हिंदुस्तान बुलाया जाता है, क्योंकि हुआ ये कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हो गए हैं और छोटी छोटी अब पॉलिटिक्स में हिंदुस्तानियों को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। अब रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो किसको मिलेगा? अब दिक्कत यहाँ पे है कि बहुसंख्या में हिंदू हैं, ठीक है, और ये बात भी फैक्चुअली सही ही है कि लगभग 100 साल का एज है हिंदुओं को मुसलमानों पे, जो साइंटिफिक एजुकेशन है और इंग्लिश एजुकेशन है उसमें, ठीक है। तो एक पीढ़ी पूरी आगे चल रही है, तो आप उनसे अगर पावर ब्रोकर करनी है आपको, तो थोड़ी तकलीफ आपको होगी, आप नंबर में भी कम है। तो और उस टाइम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि जनसंख्या में आपका अनुपात जितना है, ठीक उतनी है, आपको सीटें मिलेंगी, उतनी आपको सीट मिल जाए या उतना आपको हक मिल जाए, ठीक है। वो क्योंकि वो डेवलप होते चलता है। हिंदुस्तान के आज़ाद होते तक ये बहस चलती रही कि कितना देंगे और कहाँ देंगे। तो उसके अलग अलग चरण है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अलग है, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे उनके अलग है। तो ये ब्रोकरिंग जो ब्रोकरेज है वो मुस्लिम लीग से बहुत अच्छे से हो नहीं पा रही है, क्योंकि ना उनके पास सीट्स हैं, ना उनके पास उतना बड़ा लीडर है। और ये एक दिक्कत होगी आपके बैरी से लड़ने की। और दूसरी दिक्कत ये है कि पूरे मुस्लिम्स को भी साथ में कैसे रखोगे? बड़ा लीडर कहाँ है, मास लीडर कहाँ है? नहीं है। और मुसलमान कांग्रेस से भी बड़े पैमाने पर जुड़े हुए थे। तो इसलिए अब जिन्ना की रीएंट्री होती है पॉलिटिक्स में, जिन्ना वापस लाए जाते हैं, और अब जिन्ना मुस्लिम आइकन बनने की कोशिश हो रही है जिन्ना की तरफ से भी, और जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो भी इनको अब एक मास लीडर बनाने में लगी हुई है इसी चरण में। क्योंकि जो आप ये कहिए कि जो वो लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, और वही मांग बढ़ते आगे पाकिस्तान की मांग में परिणत होती है समय के साथ, उनका बड़ा तबका उसी बेल्ट से आता था जहां से एएमयू में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग जाते हैं। तो इसीलिए मतलब बंगाल से लेके और पंजाब, और वो पंजाब जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में है, वो वाला भी पंजाब, तो इसके जो ताकतवर जमींदार लोग, पैसे से मजबूत लोग, उनके सबके साहबजादे पढ़ाई करते वहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले भी हैं। तो इसलिए एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि आपका जो नर्व सेंटर है वो धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, और पढ़ने लिखने वाले लोग कहाँ हैं? एएमयू में। तो बेसिकली पाकिस्तान की मांग को जो बौद्धिक समर्थन मिलता है, बौद्धिक आधार मिलता है, हाँ, वो एएमयू से मिलता है उस वक्त के समय के साथ। उसमें मतलब थोड़ा टाइमलाइन का डिफरेंस इतना ये है कि पाकिस्तान की मांग बहुत लेट आती है। मतलब 33 में पाकिस्तान टर्म आ गया, लेकिन पाकिस्तान की मांग नहीं उठी है। 40 के अल्ले पल्ले पाकिस्तान की मांग उठी है 40 में। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन है, और 41 से बताया जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लीग का बुखार चढ़ता है। लेकिन 38 में जिन्ना को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है, उनका सम्मान होता है। इसलिए एक मुस्लिम लीग के नेता के तौर पे, एक मुस्लिम लीग के नेता के तौर पे, एक बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पे, क्योंकि बड़े मुस्लिम लीडर, क्योंकि मुस्लिम लीग उतनी बड़ी तब थी नहीं। मुस्लिम लीग बहुत आपके इंटरनल फ्रैक्चर से जूझ रही थी, और बहुत सारी मुस्लिम पार्टीज होती थी। तो आप मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक बड़ा आइकन है बुलाया। और जिन्ना का एक एएमयू से एक जुड़ाव ये भी था कि 1920 में यूनिवर्सिटी कोर्ट बनी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी कोर्ट होती है, एक बहुत शक्तिशाली संस्था होती है। उसमें आज भी सारे फैकल्टीज़ के एक मेंबर बैठते हैं। जो सांसद साहब थे सुशील गौतम, ये भी यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य रहे थे, है ना। सतीश गौतम, हाँ, 2014 से 2017 तक, हाँ, उस पर भी आएंगे लौट के अभी। हाँ, तो ये भी थे उसमें। और ये संस्था यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े फैसले लेती है, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक जिन्ना थे। अच्छा, तो ये भी एक लिंक है। तो उनका 38 में उनको बुलाया जाता है, उनका भी स्पीच होता देते हैं, उनका भी सम्मान होता है, उनकी भी फोटो लगती है। यहाँ से जिन्ना की फोटो सिद्धंस हॉल में, जो कि बाद में स्टूडेंट यूनियन हॉल 1938 से लगी है, 1938 से लगी है 2018 तक। अब ये इस कंटिन्यूटी को कई लोगों ने डिबेट किया है। तो हमने जाना 80 साल हो गए हैं। हाँ, कि कुछ लोग कई जगह ये चल रहा है कि बीच में तस्वीर हटा ली गई थी और बदनीयत से दोबारा लगाई गई है। तो हमने ये जानने के लिए जो यूनिवर्सिटी के मेंबर इंचार्ज हैं पब्लिक रिलेशंस के, शफीक इदवई साहब, जो कि डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं, उनसे हमने पूछा कि आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कब लगी और कब उतरी। तो उन्होंने कहा कि मैं उसी हैसियत से आपको बता रहा हूँ कि 1938 में लगी है, और जब से लगी तब से लगी हुई है, बीच में कभी नहीं हटी है। ये मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्लाई है। ऐसा नहीं होगा अब तो, मतलब ये कहना चाहिए, मतलब ऐसा कहेंगे, पर 80 साल पुरानी तस्वीर है, बीच में उतरी होगी, फ्रेम दुरुस्त हुआ होगा, ये सब हुआ, पर अभी के माहौल में कैसे कह दें? एएमयू के लड़के दौड़ा लेंगे उनको,
जिसको अब देखिए, अब मैंने उनसे बड़ा कैटेगोरिकली पूछा था, अब कैमरे पे भी पूछा था और पहले भी पूछा था, तो हटना एक हटना होता है, सफाई हाँ, में पर हटा वो लिया। सफाई के लिए हटा, पर किसी पॉलिटिकल वजह से नहीं हटाया हुआ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक लंबे लोग कह रहे हैं कि 2006 में हट गई थी और 2014 में लगी है, ये भी चल रहा है, और लोग 6 साल 8 साल 10 साल जिसको जो सुविधा मिल रही है अपने हिसाब से अपने हिसाब से गणित है, ये गलत है। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्जन यही है, और कि ये तस्वीर कभी भी परमानेंटली किसी भी वजह से हटी नहीं है, ये लगी हुई है। ऐसे तस्वीर आती है, और तस्वीर आने के बाद कि फिर वो जो कहानी हमने शुरू में बताई थी कि सांसद जी को वो पता चल गया एकदम से। अच्छा, सांसद जी को भी 2018 में पता चला। हाँ, 14 से 17 तक वो कोर्ट के मेंबर थे, तब पता नहीं चला। यही बात, जब जिन लोगों ने देखिए, एक सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी में तस्वीर लगे क्यों, ठीक है, उस पर हम आएंगे। कई लोगों ने ये सवाल भी किया है कि इन्हें कैसे अभी पता चला। ठीक है, अलीगढ़ के सांसद हैं और 2014 से हैं, और 2014 दिसंबर से 2017 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर भी थे। तब नहीं, ये देखिए, इसमें मसला लेकिन ये है, मतलब जोक सपाट या तंज एक तरफ रख दें, अलीगढ़ लोकसभा बहुत बड़ी है, यूपी की सारी लोकसभा बहुत बड़ी है। आप अलीगढ़ के सांसद हैं, आप भाजपा के हैं, आप एएमयू क्यों ही जाएंगे, कितना ही जाएंगे, बहुत जो प्रैक्टिकल बात है। आपको पता है आपको वहाँ कितना वोट मिलना नहीं मिलना है, आप अपनी लोकसभा में घूम रहे हैं, ठीक है। फिर एएमयू में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं, और आपका कितना ही आधार बेस होगा, तो इनको हो सकता है कि बाद में पता चला हो, तो वो मसला नहीं है। चलिए, दिया बेनिफिट ऑफ डाउट, पर अब कहने को यही है कि आप, पर कई लोग इसकी टाइमिंग को कर्नाटक चुनाव से जोड़ रहे हैं, और कैराना में भी उपचुनाव होने वाले हैं, कैराना में भी जोड़ने, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर दलित और मुस्लिम एक साथ वोट करने लगे हैं। ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत हो जाएगी। और गौतम साहब अनुसूचित जाति से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों को अपनी तरफ करने के लिए कोशिशें कर रही है, स्कीम्स ला रही है, और भी सारी सिंबॉलिक चीज़ें भी कर रही है, सहभोज टाइप की। हालांकि किरकिरी भी बहुत हो जाती है उस चक्कर में, कई बार सहभोज के चक्कर में। कैराना में चुनाव आ रहे हैं, कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में भी यही लाइन है कि जो कास्ट की आइडेंटिटी है उसके ऊपर हिंदुत्व की आइडेंटिटी आए, है ना। जहाँ शहरी इलाके हैं या जहाँ लग रहा है कि ये सारी आइडेंटिटियों के ऊपर विकास हावी है, तो वहाँ विकास का जिक्र होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश या देश का जिक्र होगा। जहाँ धर्म है वहाँ हिंदुत्व लाया जाएगा। तो ये कई लोग इसको ऐसे जोड़ के देख रहे हैं, और इसीलिए आप देखो, जैसे ये मामला होता है, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए हुए हैं, वो वहाँ तड़ से बयान देते हैं जिसमें वो नरेंद्र मोदी के लिए, सरकार के लिए, उनके गुंडे उन्होंने ये किया, और फिर अमित शाह तुरंत कह देते हैं कि सिद्धारमैया टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं, और उनके वहाँ पाकिस्तान में गए दोस्त उसकी बात कर रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस हर बार पाकिस्तान को क्यों ले आती है। हालांकि ये डिबेटेबल है कि कांग्रेस लाती है कि आ जाता है कि, और बीजेपी लाती है। हाँ, इसलिए भी क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ये लाइन टोक कर रहे हैं कि जिन्ना की तस्वीर हटाओ, ये डिफेंड की ही नहीं जा सकती है। तो अगर आप इसमें रेस क्या है कि किसने शुरू कर दिया एक बार इस डिबेट को, जिसने शुरू किया वो मालिक है अब इसका, ठीक है। अब ये तस्वीर हट जाए, इस पर हम आएंगे, तो विन विन तस्वीर हटाने ना हटाने के क्या तर्क हैं। एएमयू के स्टूडेंट्स का क्या कहना है, क्योंकि उनको विलेन की तरह पेश किया जा रहा है। एएमयू के स्टूडेंट्स को लगातार यही नाराजगी थी कि एएमयू के स्टूडेंट्स ने जो बदसलूकी की घटनाएं आपने सुनी कि कुछ पत्रकारों को वापस भेजा गया, खुद पत्रकारों के साथ में मारपीट भी हुई है, उनकी यही मतलब मैं उसको बदसलूकी नहीं, गुंडई कहूंगा, बदतमीजी, मतलब बदतमीजी, बदसलूकी थोड़ा है। मतलब आप जिस चीज के खिलाफ शिकायत कर रहे हो कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने हमें मारा, और वही काम आप पत्रकारों के साथ कर रहे हो, तो आप में और आपके हिसाब से जो कथित गुंडे, उनमें फर्क क्या है? मतलब अगर आपने हाथ उठा दिया तो आप तो अपना मॉरल एज वहीं खो गए ना। हाँ, तो उसकी वजह ये बता रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है बहुत मिसरिपोर्ट हुआ, तो नहीं, मिसरिपोर्ट हुआ है तो आप मीडिया से बात मत करिए, आपको पीटने का अधिकार किसने दिया? जैसे ये वहाँ जो टेंशन था वो मैं खुद देख कर ही आ रहा हूँ। आप पिटे? मैं पिटा नहीं, बचे पिटने से। मेरे पास क्योंकि ललन टॉप का माइक आईडी था, ठीक है, तो इसलिए मतलब मुझे वो एक एज मिल गया कि नहीं आप ठीक दिखाते हो, ये मैंने सुना, ठीक है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। और इसीलिए बिल्कुल ये ललन टॉप अकेला मीडिया संस्थान था 2 मई को, जो बाबे सैयद से आप समझ लीजिए 6 इंच भी और अंदर गया है, जो बाकी सब लोगों को गेट पे ही रोक दिया। वो गेट से आगे कोई बढ़ ही नहीं रहा था। हाँ, इतना डर था उस दिन कि अगर स्टूडेंट्स और एजिटेट हो जाते हैं, और आज कुछ होता कोई भी चैनल हो, किसी को ही नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही कुछ रिपोर्टर से मारपीट हुई थी, कुछ के मेमोरी कार्ड्स वगैरह डिलीट हुए थे, तो अगले दिन कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा था, कोई बड़ा चैनल तो अंदर गया ही नहीं। हम अंदर गए और कुछ और मीडिया अंदर गया था, वो गेट पे रहे, 1-2 तकरीर सुन के बाहर,
हम लोग धीरे धीरे बात करते हुए जहाँ पे हामिद अंसारी साहब रुके थे वहाँ तक गए, उसके आगे एक और गए, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के लोगों से मिले जहाँ वो लोग वॉलंटियरिंग का काम कर रहे थे, और बहुत बात इसीलिए हो भी पाई, और इसलिए हमारे पास ये इन डेप्थ इंसाइट है भी, क्योंकि हम गए थे अंदर। चलिए, तो मारा पीटी तो एक चीज़ है, हाँ, जिसको लेके उनको शर्म भी आनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिन्होंने उनके साथ की उन पर भी होनी चाहिए। पर उनका कहना क्या है? कहना ये है कि टीबी ने ये कहा कि हम यहाँ पे जिन्ना का पोर्ट्रेट डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरा एक दिन वहाँ पे था उस प्रोटेस्ट साइट पे, कहीं भी किसी भी आप ये जो क्या होता है प्लकार्ड, उस पर कहीं जिन्ना का नाम नहीं है, किसी तकरीर में जिन्ना का नाम नहीं है, कोई स्टूडेंट जिन्ना का नारा नहीं लगाता है। वो ये कहते हैं कि जिन्ना हमारे लिए इशू नहीं है। चलिए, तो ये दूसरी अफवाह है जिसका खंडन हो जाना चाहिए। पहली अफवाह कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर जान से हमला करने की कोशिश की, ये गलत है। ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई, नहीं मिला हमें, कोई आधार नहीं है, और ना ही उनके पास इतना मैन पावर था, ना ही वो ऐसा कर पाते। पूर्व उपराष्ट्रपतियों को बहुत सुरक्षा दी जाती है। दूसरी अफवाह कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में बाबे सैयद गेट पर धरना दे रहे हैं, ये गलत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग जिन्ना के पक्ष में धरना नहीं दे रहे हैं। उनका लगातार ये कहना है कि इस जिन्ना प्रकरण पर सांसद की चिट्ठी के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग बाबे सैयद पर आए और उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, और जब हम इसकी शिकायत करने पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी हमारे साथ मारपीट की। इस पर जांच हो, मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई हो, और इस उनके हिसाब से जो उन पे अन्याय हुआ उसके खिलाफ वो धरना दे रहे हैं, जिसमें तकरीरें हो रही हैं और जेएनयू की तर्ज पे राष्ट्रवाद और इन सब चीजों पर भाषणों की श्रृंखला चलाने की भी कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है, वो अभी तक के तो मैनिफेस्ट हो नहीं पाया अलीगढ़ का। अब एएमयू का माहौल थोड़ा अलग है जेएनयू से, थोड़ा क्या काफ़ी अलग है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही थी जिस दिन मैं वहाँ पे था। और जेएनयू बेहतर है इस मामले में, एएमयू है या देश के किसी भी संस्थान से वाद विवाद संवाद के मामले में। ये देखिए, जो जेएनयू में भाषण हुए उस फरवरी की कथित घटना के बाद, वो किताब की शक्ल में भी आ गए हैं। रविकांत हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हिंदी डिपार्टमेंट से जेएनयू पढ़े हैं। तो जितने लोगों ने वहाँ भाषण दिया, अनिल सतगोपाल, अनुराग मोदी, अपूर्वानंद, अशोक वाजपेयी, प्रोफेसर आनंद कुमार जो आम आदमी पार्टी में थे कुछ दिनों के लिए, गोपाल प्रधान, तनिका सरकार, निवेदिता मैनी, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं एकेडमिक्स के, और ज़्यादातर जाहिर सी बात है कि लेफ्ट लीनिंग वाले नाम हैं। योगेंद्र यादव हैं, पी साईनाथ हैं, प्रभात पटनायक, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सतीश देशपांडे, वीरभद्र तलवार, बद्री नारायण है, योगेंद्र यादव हैं, इन सब के हैं। तो इस मामले में एएमयू और बाकी सबको हमारे जेएनयू से सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। और ये अच्छा आपने जिक्र कर लिया, वो किताब निकाली, ये बताता है कि जेएनयू में जब वो प्रकरण हुआ तो जेएनयू को किस तरह का इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिला था। ठीक है, पॉलिटिकल था वो बात अलग हो गई, मतलब क्योंकि बहुत ही, आप देखिए, आपने एक यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया, आपने जेएनयू को देशद्रोहियों का अड्डा घोषित कर दिया, आपको ये बुनियादी चीज़ समझ में नहीं आई, आपने गली के गुंडों शोधों की तरह हरकत की, जिसने भी की, जो चाहे सरकार में बैठे हों, सरकार के बाहर हों, कि एक यूनिवर्सिटी दशकों के परिश्रम से बनती है ना। वहाँ की एकेडमिक एक्सीलेंस देखिए आप, वहाँ से कैसे प्रोफेसर्स निकले, कैसे स्टूडेंट निकले, और वो स्टूडेंट सिर्फ लेफ्ट विंग के नहीं निकले। अगर वहाँ से प्रकाश करात और सीताराम येचुरी निकले तो वहाँ से निर्मला सीतारमण भी निकली हैं, वहाँ से बांका के दिग्विजय सिंह भी निकले हैं जो पहले जेडीयू के नेता थे और बाद में नीतीश कुमार से अदावत हो गई, वहाँ से आनंद कुमार भी निकले हैं जो वहीं निकले, वहीं उन्होंने पढ़ाया। तो और मैंने जिक्र इसलिए किया था कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट के मामले में ही ये मूवमेंट थोड़ा फॉल्टर कर गया है एएमयू में। एएमयू को वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और उसकी था इस बात से मिलती है कि अब मैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो एसडीएम है, वहाँ के एसडीएम कोल वहाँ का लोकल एक एरिया है, उसको भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन माना जाता है। ठीक है, तो तहसीलदार कोल की मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और वहाँ के एसडीएम से मेरी बात हुई जिनकी उस दिन तैनाती थी 2 मई के दिन, एडीएम साहब भी थे और सेकंड इन कमांड ये थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मूवमेंट का सिटी के पॉलिटिक्स में क्या दखल है, क्योंकि उनकी बहुत पहले से पोस्टिंग है वहाँ पे अलीगढ़ में। तो वो बता रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में एक आइलैंड की तरह है, टापू है, क्योंकि रेजिडेंशियल है, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। शहर से ताल्लुक़ है कि जो लोग स्टूडेंट जो लोग पढ़े थे पहले, जो एक्स स्टूडेंट्स हो गए, और जो अभी स्टाफ है। ठीक है, और क्योंकि एएमयू में जो इलेक्शंस होते हैं वो पॉलिटिकल लाइंस पे नहीं होते हैं,
अच्छा, वहाँ पे NSUI और ये सब और नहीं होता। ABVP या इस तरह का कुछ नहीं वहाँ है? ऐसा है कि आप बैचलर कोर्स में रहेंगे, आपकी अगर 75% अटेंडेंस है जिस दिन नॉमिनेशंस होने वाले हैं, और तो आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं अगर आप वहाँ कोर्स में हैं। और मास्टर्स, PhD और बैचलर्स के स्टूडेंट्स आपको वोट कर सकते हैं। 3 पदों के लिए होती है, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है सेक्रेटरी, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद एक AMU की कैबिनेट होती है, उसमें 10 लोग होते हैं। ठीक है, तो कुल 13 लोग आप चुन लीजिए। और काफी पढ़े लिखे लोग आते हैं। मैं AMU के एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को जानता हूँ जो JNU में हमारे सीनियर थे, और वो अपना टाइटल नहीं लगाते हैं, वो अपने नाम के आगे गांधी लिखते हैं। अच्छा। अब्दुल हफीज गांधी, अभी लॉ के प्रोफेसर हैं लखनऊ में। तो बहुत पोलाइटली बात करें, मतलब हमें लगता था यार ये AMU का प्रेसिडेंट है तो इसका तो करियर बनाया है, पर वो बहुत ही सॉफ्टली बात करते थे। वो एक जो आप सोचते हो ना कि छात्र नेता है, तो जैसा आप लखनऊ यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखते हो। अभी मैं बनारस गया तो बनारस में मैंने देखा कि एक भाई साहब जेल से रिहा हुए, तो उनका बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम तो ये वो वाला कल्चर देख के आए थे ना। ये तो इसमें आप ही तस्वीरें भरी पड़ी हैं। अभी एक सेकेंड, कि फलाने भैया, हाँ ये देखिए, आपका कैमरा दिखा पाएगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बड़े भाई आशुतोष सिंह यीशु को जेल से रिहाई के बाद परिसर प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये मतलब हमारे दिमाग में यूपी की यूनिवर्सिटी, हाँ कि एक बात ये कि AMU में अगर आप पिट नहीं रहे हैं और आपसे बात की जा रही है तो बड़ी मोहब्बत से होती है। ठीक है, काफ़ी कल्चर्ड मतलब ड्रेसिंग भी होती है उनकी, और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। अचकन लचकन सारी रहती है। अगर बात कर रहे हैं तो बहुत प्यार से करेंगे, लेकिन जब बदतमीजी पे उतारू होंगे तो बात नहीं करेंगे ना फिर। अच्छा, बात नहीं करेंगे, फिर पीटेंगे आप, तो फिर पीटते हैं। हाँ, ये है। हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो अब क्योंकि पॉलिटिकल लाइंस पे होता नहीं है, इसलिए उनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, और इसीलिए ये मूवमेंट चल रहा है बाबे सैयद पे ही, और स्टूडेंट्स को ही चलाना पड़ रहा है पॉलिटिकल उनको। अच्छा, पूरे देश के इंटेलिजेंसिया का वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा जैसे JNU में मिला हुआ था। हाँ। और उतना बहुत बड़ा नेटवर्क भी नहीं है, क्योंकि आप सीधे एक्टिव पॉलिटिक्स में भी नहीं। अखिलेश यादव ने भी जो ट्वीट किया बहुत संभाल के किया। क्या अखिलेश यादव ने क्या किया था? आपने लिख रखा है? मैंने लिख रखा है ट्वीट। उन्होंने किया कि छात्रों पर जो जिस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं, किस तरह की राजनीति, शिक्षा के क्षेत्र को राजनीतिक आग में नहीं झोंकना चाहिए। हाँ। और योगी आदित्यनाथ का भी इस पे बयान आ गया, मुझे ध्यान है। राहुल कमल ने भी अभी कर्नाटक चुनाव में योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उनका इंटरव्यू करते हुए इस पूरे प्रकरण पे पूछा, तो उनका यही कहना था कि जिसने देश का बंटवारा किया उसका देश में सम्मान करने का क्या औचित्य है। और योगी आदित्यनाथ और उनकी ब्रांड की पॉलिटिक्स से आपकी बहुत सहमतियां हो सकती हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके फाइनल एक्ट से जानते हैं। जैसे मैं अभी पिछले दिनों नाथूराम गोडसे के बारे में पढ़ रहा था जी, तो ये लिखा गया कि गोडसे गांधी की हत्या से ठीक पहले के गोडसे के अगर आप विचार देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये बड़ा प्रगतिशील युवा है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन कह रहा है कि छुआछूत सबसे खराब चीज़ है, इन सब कुरीतियों से मुक्त होना चाहिए। तो मतलब किसी भी आप एक आदर्शवादी युवा में जो विचार देखना चाहेंगे, पर आप गोडसे को क्यों याद करते हैं? क्योंकि एक उसने हिंसा का सहारा लिया और उसने महात्मा गांधी की हत्या की है ना, और उसके लिए उसने तमाम तर्क देने की कोशिश की। और इसीलिए जब देश में कोई गोडसे की मूर्ति लगाने की कोशिश करता है तो हम विरोध करते हैं कि यार कोई भी आदमी जिसने कत्ल किया है ना, और निहत्थे आदमी का कत्ल किया, वो आपका पूज्य कैसे हो सकता है? और उसी तर्क से मुझे लगता है कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के कभी दूत रहे होंगे, कभी वो सेकुलर रहे होंगे, वकील रहे होंगे, समाज सेवी रहे होंगे, सब कुछ रहे होंगे, लेकिन अंततः मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग इस मांग पर अड़ गई कि देश का विभाजन हो, जबकि महात्मा गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस सारी रियायतें देने को तैयार थे, लेकिन बोले नहीं, बंटवारा होगा। और जब उन्हें लगा कि पॉलिटिकल प्रेशर काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया। और उसके बाद दंगे होते हैं, दंगे होने के बाद कांग्रेस प्रेशर में आती है, और उसके बाद फिर फाइनली वो होता है और बंटवारा होता है, जिसमें दोनों तरफ के लाखों लोग मारे जाते हैं। मुसलमान भी मारे जाते हैं, सिख भी मारे जाते हैं, बेतरतीबी से बंटवारा होता है। तो हिंदुस्तान में और तमाम जो इतिहासकार हैं उनकी नज़र में जिन्ना को विभाजन का गुनहगार माना जाता है। और तो ऐसे में
जिन्ना की जो जैसे एएमयू के छात्रों का जो ये तर्क है कि जेएनयू की जिन्ना इतिहास का हिस्सा है, उन पर पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। जिन्ना के राष्ट्रवाद, जिन्ना के बदलते स्वरूप पर डिबेट हो, जैसे सावरकर के भी होती है कि अंग्रेजों से मतलब वो जेल से छूटने के बाद सावरकर कैसे थे, उनकी पॉलिटिक्स कैसे हो गई, जेल में जाने से पहले कैसे थे, अलग अलग फेजेस पे। लेकिन जब आप किसी की फोटो लगाते हो तो एक तर्क ये भी हो सकता है कि क्या वो आपके आदर्श हैं। जैसे अगर मैं किसी लड़के के कमरे में जाऊं और मैं हिटलर की तस्वीर लगी देखूं, तो आप बिल्कुल सवाल पूछेंगे और मैं पूछूंगा, आई विल बी ऑफेंडेड कि यार वो रहा होगा अच्छा ऑरेटर, बचपन उसका खराब रहा होगा, सब कुछ रहा होगा, पर अंततः वो लाखों लोगों के कत्ल की वजह था, बिल्कुल था, तो वो आपका आइडियल नहीं हो सकता। तो एक तर्क तो ये है, लेकिन दूसरा तर्क ये है कि यदि जिन्ना को हटाया ही जाना है सब जगह से, तो एक साथ हटा दिया जाए। जिन्ना की बेटी या कौन थी, बहन थी, जो उनके घर में रही, बेटी रही, बहन भी रही, बेटी भी रही, और जिन्ना हाउस में, बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी हाई तस्वीर, कोर्ट में उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, हैदराबाद में जिन्ना टावर भी है, और तो ये सारी ये हिस्ट्री में दर्ज है। और आपने बिल्कुल सही तरीके से प्रॉब्लमेटाइज किया इसे, ठीक है। लेकिन 4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में आए जब आप बता रहे थे। पहली बात तो ये कि जैसे महात्मा गांधी की तस्वीर की एक कहानी है, वैसे ही जिन्ना की तस्वीर भी एक कहानी है जो हमने इस वीडियो में आपको बताई। तो आप अगर उस तस्वीर को एलिमिनेट करेंगे तो वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री जाएगा, ठीक है। और एएमयू के स्टूडेंट यूनियन का भी यही लॉजिक है, हाँ, कि एक तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंटर ऑर्डर दे तब तो हटानी पड़ेगी, तो हट जाएगी, है ना, ठीक है। तो इसमें आंदोलन करने की और बहस की कोई जरूरत नहीं है। एचआरडी मिनिस्ट्री एक ऑर्डर पास करे कि ये तस्वीर अविलंब हटाइए, तो इनको झक मार के हटानी पड़ेगी, पहली चीज। लेकिन वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री जाएगा, पहली चीज। दूसरा ये है कि हिस्ट्री से क्या चीज़ कब हटाई जाती है। अभी हम हर जगह उसकी बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म के राइज की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो हमें हमारा देश याद आता है, उसके बाद बहुत लोग ट्रम्प कहते हैं। एक बहुत प्रगतिशील देश है जापान, ठीक है। वहाँ पे जो न्यू नेशनलिज्म का राइज है, वहाँ पे ये हो रहा है कि अब वहाँ टेक्स्ट बुक्स दोबारा लिखी जाने लगी हैं, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े आप ये कई मिसहैप्स हैं उस जो रीराइटिंग हिस्ट्री है उसमें बहुत बड़े बड़े नरसंहार किए थे जापान का जो वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो लोगों को मालूम चला, हिटलर का मालूम चला, जापान का पता नहीं चला, क्योंकि सारा फुटेज खा गया यूरोप। इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैसेकर्स के पूरे एशिया पैसिफिक में। चीन का तो एक बहुत बड़ा, मैं भी नाम बोला, 1938 में, डिस्क्रिप्शन में हम उसका नाम देंगे। इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री बुक से उसका धीरे धीरे रेफरेंस हटाना शुरू किया, उसको मैसेकर की जगह इंसिडेंट लिखना शुरू किया। तो ये अगर आप हिस्ट्री का वर्जन चेंज करने लगेंगे, ठीक है, चीजें घट जाने के बाद, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो इसलिए अगर वही बात तो नियत वाली है। अगर आप ये कहते हैं कि किसी ने हटी हुई तस्वीर दोबारा लगाई, तो हम उसकी नियत को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि हम लोग न्यूज रूम में बहस कर भी रहे थे, तो इसलिए तो जिन्ना की तस्वीर जो पहले लगी हुई है, ठीक है, अब वो एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन का कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल उसी तरह लिया जाएगा कि हिस्ट्री का आप हिस्सा हटा रहे हैं। एक और चीज़ ये भी है कि आप ये देखिए कि एएमयू में पढ़ता कौन है। एएमयू का जो स्टूडेंट बेस है वो ज़्यादातर आप ये कहिए कि लोअर मिडिल क्लास है। लोअर मिडिल क्लास में भी प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम है। वो नेशनल यूनिवर्सिटी है, एंट्रेंस से आते हैं, सब बच्चे आते हैं, वो सब ठीक है, पर ज़्यादातर मुसलमान है, ठीक है। खासतौर पे जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं उनमें, कन्वेंशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज में तो फिर भी आपको और दूसरी कम्युनिटीज के लोग, दुनिया भर के लोग, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में बहुत मिल जाएंगे, मतलब जितना रिजर्वेशन है उसके अलावा 52%, 52.5% रिजर्वेशन होता है। उसके अलावा फिर ये है। तो अब ये कम्युनिटी है, और ये जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जो सोशल बैकग्राउंड है, ये एक आप ये कहिए कि एक आउटनंबर्ड वाली फीलिंग के साथ जीता है पूरे उसकी लाइफ। कम से कम एएमयू में पढ़ने से पहले अगर वो स्कूल में पढ़ता हुआ है, आप याद कीजिए आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होते हैं मुसलमान, 1 2 3, ठीक है। तो हमको बड़ा नॉर्मल लगता है। अब ये जो 1 2 3 वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, जब जाएंगे किसी मुस्लिम डोमिनेटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ने, ठीक है, तब वो पहली बार उनको ऐसा लगेगा कि कोई एक चीज़ जो मेरी लाइफ में मिसिंग थी, ठीक है, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट मुझे मिला। इसलिए, और उस एनवायरनमेंट में जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो उन सारी चीज़ों से एसोसिएट होते हैं। वहाँ पे आप थोड़ा भी चेंज करेंगे तो वो हिट लेंगे वो अपनी आइडेंटिटी पे, अपने कंफर्ट पे। वहां से ये डर पैदा होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये डर इरैशनल या इलॉजिकल नहीं हो सकता। उनको ये भी लग रहा होगा कि ठीक है साहब, अभी हम अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए जिन्ना की तस्वीर हटा लें, पर इसको फिर ऐसे प्रचारित किया जाएगा कि देखो हिंदूवादी संगठनों ने इनको दरेरा देके हटा लिया। तो फिर वही जिस आप डर की बात कर रहे हैं माइनॉरिटी के अंदर, वो और नियत वाला है। अब इन लोगों ने जिस तरह से मूवमेंट चलाया, पहले उन्होंने कहा कि आप जिन्ना की फोटो हटाइए, फिर उसके बाद डिमांड आ गई कि राजा महेंद्र सिंह की फोटो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, उनकी फोटो लगाई, जिन्होंने जमीन दी थी। एएमयू बनने के लिए बहुत सारे लोगों ने जमीन दी, उसमें से जमीन का एक बड़ा हिस्सा राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दिया था। ये इतिहास में दर्ज है
ये कह रहे हैं इसकी मांग करने के लिए कुछ फोटो लेके भी चले गए थे इनकी लगाओ। ये मांग करने के लिए इनका प्लान था कि रविवार के दिन ये लोग जाएंगे, एक बड़ा सा मोर्चा निकाल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी साथ में, उनके जो वंशज हैं माफ कीजिएगा, उनको साथ में लेके जाएंगे और एक तस्वीर गिफ्ट करेंगे वीसी को। ठीक है, अब ये नहीं जानते हैं कि एएमयू की जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी है उसमें लगी हुई है महेंद्र प्रताप की तस्वीर। तो इसलिए जिस तरह से ये मूवमेंट, जिस तरह से आप ये कहिए कि ये डिमांड उठाई गई कि तस्वीर रिमूव कीजिए, फिर एक आता है कि अभी इसको लगा लीजिए, तो जो नियत वाला डाउट है वो इधर है जहाँ से शिकायत उठी है। ठीक है, इसलिए उनका डर समझ में आता है जब ये गोल पोस्ट इस तरह से शिफ्ट होते हैं। आप देखिए ये सब बता रहे हैं निखिल, और मुझे सावरकर की तस्वीर जब लगी थी ना संसद में, तब ऐसा ही विवाद शुरू हुआ था। पूरी एक डिबेट हुई थी कि सावरकर की तस्वीर लगनी चाहिए, और बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने सावरकर की तस्वीर लगाई। कई लोग नहीं गए, कई लोगों ने कहा कि ये जो उग्र हिंदू राष्ट्रवाद है, क्योंकि जो कोर फिलॉसफी है जो आरएसएस देता है, जो सावरकर की दी हुई है मिलिटेंट हिंदुइज्म में, वो ये है कि पितृभूमि और पुण्य भूमि, ये दो टर्म हैं। इसको उन्होंने मदरलैंड और फादरलैंड ऐसे कहा है ना, कि उनका कहना है कि जो यहाँ रहते हैं उनकी ये ज़मीन पितृभूमि है, लेकिन अगर उनकी पुण्य भूमि कहीं और है तो उनकी आस्था कहीं और होगी। तो उनका कहना है कि जैसे हिंदू हैं, हिंदुओं के पुरखे भी यहीं थे और हिंदुओं के सब भगवान भी यहीं हैं, तो हिंदुओं की ये पितृभूमि भी है और पुण्य भूमि है। मुसलमानों की ये पितृभूमि भी तो है कि उनके पुरखे यहाँ थे, लेकिन उनकी पुण्य भूमि सऊदी अरब में है। और जो बौद्ध हैं, मान लीजिए जैसे जापानी हैं, जापानियों की ये पुण्य भूमि है, पितृभूमि वो है। तो ऐसे करके पूरी व्याख्या दी गई थी। तो इसको लेके सावरकर की बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और ये किसी एक मजहब के रहने वालों का देश नहीं है, और हम लोग भी यही मानते हैं कि ये देश किसी एक मजहब का नहीं है, ये सारे मजहबों और सारे संप्रदायों के साथ मिलकर बना है, और इसी में इसकी खासियत भी है। तो हम किसी मतलब हिंदुस्तान में रहना मतलब हिंदू, तो वो पूरी थ्योरी है, हमें लगता है कि इस देश के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको ज़्यादा हिंदू मुसलमान का लोड नहीं लेना चाहिए। अशिक्षा, इससे लड़िए, बुरी स्वास्थ्य सेवाएं, और इन दो की वजह से होती है गरीबी। मतलब ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, गरीबी, अशिक्षा और बुरा स्वास्थ्य। बीमारी की वजह से आपकी गरीबी रहती है, कई बार शिक्षा की वजह से रहती है, आपको जागरूकता नहीं होती। जब आप खूब पढ़ लिख लेते हो तो आप देखो पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सफाई को लेके और ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये बुनियादी दिक्कतें हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की दिक्कत है। एक सिविलियन के तौर पे आप कितने जागरूक हों, सही सवाल पूछें, सही ढंग से वोट करें, आपकी प्राथमिकता तो ये हम चाहे जिसी भी जाति या मज़हब के हों, ये बड़ी चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और एक चीज़ हमने बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड भी था इसमें, मैंने वहाँ से पूछा भी था। मैं एएमयू गया तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि आप पॉलिटिक्स के रिसीविंग एंड पे हैं आज, है ना, आप ही के साथ तो राजनीति हो रही है। तो मैंने कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को राजनीति से दूर होना चाहिए? तो यही इतना ही एक पॉज लेके जवाब आया कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स पे बिल्कुल बहस हो सकती है। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस हम बनाते हैं तो उसके पीछे यही होता है कि हम इस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को ही प्रॉब्लमटाइज कर रहे होते हैं, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं। आपको जिस तरह से लगता है अपनी पढ़ाई और अपनी पॉलिटिक्स को कैरी करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उसमें आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे पॉलिटिक्स करेंगे, आपने ठीक किया, ये जिक्र किया। मैंने बहुत सारी टीवी बहसों में बहुत सारे धुरंधर एंकरों को देखा है जो चीखते हुए छात्र नेताओं से पूछते हैं कि नेतागिरी करनी है तो सड़क पे उतरिए, यूनिवर्सिटी में क्यों है, कॉलेजों में क्यों है। हम इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और हमारा ये मानना है कि सियासत की सबसे शुरुआती तालीम, शिक्षा यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलती है। और चाहे अब के छात्र नेता हों, चाहे पहले के छात्र नेता हों। गांधी तो खैर बैरिस्टर बन के आ गए थे, उसके बाद उनमें चेतना आई। नेहरू की बात करें तो नेहरू ने जो अपना समाजवाद सीखा वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीखा, और उसके बाद उन्होंने आके अप्लाई किया। और लोहिया की बात करें, जयप्रकाश नारायण की बात करें, इन सब लोगों ने छात्र राजनीति से ही ये सारी चीज़ें सीखी। नरेंद्र मोदी अक्सर जिक्र करते हैं कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, तब उन्होंने इमरजेंसी के दौर में काम किया। और भी कई बीजेपी के नेता हैं, अरुण जेटली एबीवीपी के नेता थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लालू यादव पटना में थे, नीतीश थे, पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष थे।
तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है इस तरीके के नेताओं की, और ये एक अच्छी प्रयोगशाला भी होती है जहाँ पे आप सीखते हैं, लेकिन उसका मॉडल क्या हो। एक मॉडल है जिसमें गुंडई हो रही है, गोली मारी जा रही है, इसी वजह से कई जगहों पे छात्र संघ के चुनाव बंद किए गए। एएमयू बंद होने की यही वजह है ना, एएमयू में, बीएचयू में, इलाहाबाद में जाना है ना। और एक मॉडल है जिसको मैं जेएनयू मॉडल कहता हूँ, प्रेसिडेंशियल डिबेट हो, सब पार्टी के लोग आए, जितनी जोर से जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलना है बोलें, एक दूसरे से सवाल पूछें, हाथ के बने हुए पोस्टर लगाए जाएं, इस तरह की चीज़ें। हालांकि वहाँ पर भी लिंग 2 कमीशन के बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारे बदलाव हो गए। एक कई सवाल यही पूछे जाते हैं कि इतने साल के हो गए, अब तक यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहे हो, टैक्स पेयर्स के पैसे पे गुलछर्रे उड़ा रहे हो। बहुत सीधी सी गले थे बॉस। अगर आपने 15 साल में हाई स्कूल किया है, 17 में इंटर किया है, 20 में बीए, 22 में एमए, 24 में एमफिल, उसके बाद यूजीसी जो पीएचडी वगैरह की आपको सब एक स्ट्रेचरी जो बॉडी है, आपको 5 साल मिलते हैं अपनी पीएचडी करने के लिए। 24, 5, 29। ये मैं बहुत कट टू कट स्थिति बता रहा हूँ। जब आपने 15वीं में 10वीं कर ली, आप पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, आपकी शिक्षा दूर से शुरू हुई, आपने बीच में 1 आध साल का गैप लिया, तो आप 30-32 तक भी पीएचडी करते हो। मतलब मेरा 10+2 के बाद 1 साल का गैप हुआ था, तो 18-3-21 में ग्रेजुएशन, 21 साल का था जब मैं जेएनयू पहुंचा, मैंने पीजी किया, फिर मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, तो 22-24 में मेरा एमफिल हुआ, फिर मैं 25 में मैंने पीएचडी 1 साल में छोड़ दिया था। तो आप बहुत, अगर आप पोस्ट डॉक भी कर रहे हो तो 30-32 में कर सकते हो। पढ़ने की कोई उम्र और वो नहीं होती है। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पढ़ाई छोड़ने के काफ़ी समय बाद संघ के वरिष्ठ लोगों की सलाह पर अपनी पढ़ाई पूरी की। अटल बिहारी वाजपेयी जब पढ़ाई कर रहे थे कानपुर में, तब उनके पिताजी जो रिटायर हो गए थे, उन्होंने भी दाखिला लिया था। तो इस तरीके के कुतर्क नहीं करने चाहिए कि इतनी साल की उम्र तक पढ़ रहे हो, उतनी साल की उम्र तक पढ़ रहे हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ये जो पूरा फसाद शुरू हो रहा है, जिससे राष्ट्रवाद पर बहस हो रही है, हम इस चीज़ से सुखी होना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद पर बहस हो रही है। बहस किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम और निखिल चर्चा कर रहे हैं, इसी तरीके से सब ढंग से चर्चा हो। तुम्हारे फ़ोन में मेढक वाली रिंगटोन है क्या? अच्छा, पर वो चर्चा जो है वो एक दूसरे का सर फोड़े बिना हो, एक दूसरे की नीयत पर शक किए बिना हो। जैसे जिन्ना को लेकर इनकी अपनी एक राय, हमारी अपनी एक राय है, हम दोनों ने अपनी अपनी राय प्रकट कर दी, और जब ये कैमरा ऑफ हो जाएगा तो हम एक दूसरे की गिरेबा नहीं पकड़ेंगे। इस तरीके से बहस होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग संविधान के दायरे में रह के, शिष्टता के दायरे में बहस करें। लेकिन इस बहस की आड़ में जो और पॉलिटिक्स हो रही है वो प्रॉब्लमेटिक है। और मैं फिर से कहता हूँ, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी छात्र ने कोई कानून तोड़ा है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करे, कोर्ट उसको सज़ा दे। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर ये जो आप ठप्पे लगा देते हो, ये लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बहुत देती हैं देश को, बहुत। और आप देखिए, छोटे छोटे शहरों में, मैं उरई में रहता था, हम मतलब ज़िंदगी का एक बड़ा अरमान था, यू टर्न मिल जाता कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, जेएनयू में हो जाए, डीयू में हो जाए, और वहाँ आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और आप किसान परिवार से आते हैं, किसी परिवार से आते हैं, आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हैं, आप और ज़िंदगी में आगे एक्सेल करने की कोशिश करते हो। तो ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं हम छोटे शहरों के लोगों के लिए, जो आर्थिक रूप से बहुत संसाधन संपन्न नहीं है। और अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ तुरंत होंक दिया जाए। किसी को बरी ना किया जाए। जेएनयू के बारे में बार बार कहा था कि वहाँ आज़ादी के नारे लगे, कोर्ट में आज तक दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। मुझसे कई बहसों में, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं जेएनयू से हूँ, उनको लगता है पक्का लेफ्ट वाला होगा, और लेफ्ट वाले मुझे पूरा टाइम राइट वाला समझते हैं। अब मैं लेफ्ट वालों को जब बताता हूँ ना, मेरे दोस्त मिल जाते हैं जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते थे, प्रोफेसर वगैरह हैं, तो मैं कहता हूँ यार, लोग मुझसे कहते हैं ये जेएनयू का ये वामपंथी, तो वो खिल्ली उड़ाते हैं। मेरे अगर तू वामपंथी तो हम नहीं है, क्योंकि मैंने तो मार्क्स वगैरह पढ़ा नहीं और लाल झंडा ढोया नहीं। पर लोगों को लगता है तो वो मुझसे तुरंत ये कहते हैं, अच्छा आप बताइए वहाँ नारे क्यों लगे? आप ये बोलिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ आप साथ हैं कि नहीं? मैं कहता हूँ जो भी भारत तेरे टुकड़े होंगे कि नारे लगाएगा, उसके मैं खिलाफ हूँ। मेरे तो एक पिताजी, लोग पूछना चाहे आपके 2 पिताजी हैं, तो कहता हूँ नहीं, मेरे ससुर साहब फौज में थे, और वो ऐसे टुकड़े करने वालों के मंसूबे रखने वालों के खिलाफ खूब लड़े, ज़ोरदारी से लड़े। ये वीडियो शूट होने के पहले मैं एक बड़ा चर्चित वीडियो कर रहा था, वो ग्रुप फोटो आतंकवादियों की, जिसके सब लोग निपटा दिए गए और एक ने सरेंडर कर दिया। पर ये 2 अलग अलग मसले हैं। अभी जिक्र आ गया तो वो, तो आप प्री कंसीव्ड नोशंस के हिसाब से या उस तरीके के
तर्कों के हिसाब से कि हाँ या नहीं में जवाब दो, नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। और राष्ट्रवाद भी बिल्कुल ऐसी लचीली और बहुत ही व्याख्या सापेक्ष चीज है। और किसी की भी आप आइडेंटिटी का बार बार सर्टिफिकेट मांगते रहेंगे ना, अगर जैसे आपसे अगर बार बार मतलब हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, ये अगर कोई चीख के आपसे कह रहा है, आपको डरा के धमका के कह रहा है, तो जमता नहीं, क्योंकि आपकी नियत पे मुझे संदेह हो रहा। वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? इतनी शानदार प्रार्थना है वो, बंकिम की लिखी हुई, सुजलाम सुफलाम मातरम शस्य श्यामलाम मातरम। मैं प्रवक्ता हो सकता हूँ, मुझे याद है? चलिए इसी पॉज पर खत्म करते हैं। आपको जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं बस जो आप एक दूसरे से सर्टिफिकेट मांगना बंद करिए कि मैं बड़ा देशभक्त हूँ, तू बड़ा देशभक्त। आप दफ्तर जाते होंगे, आपसे अगर एंट्री गेट पे बार बार आपको आपका आई कार्ड देखने के लिए कहा जाए, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कि आप घुस रहे हैं, आपके पास इस इमारत में घुसने की किसी खास कम्युनिटी या वर्ग के या यूनिफॉर्म पहने लोगों से ही ज्यादा कहा जाए तो दिक्कत होगी, ठीक है। मतलब मैं तो कह रहा था कि हमारे पास जैसे कार्ड है, ठीक है, आमतौर पे ये हो जाता है लोगों के पास कि अगर दिन में 3 बार उनसे आई कार्ड मांग लेंगे तो यार जानता नहीं है मुझे, ठीक है। बचना उस चीज से है कि आप इस जैसे आपको आई कार्ड बार बार दिखाना पसंद नहीं, वैसे हर किसी को अपने आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट देना और हमसे जो आई कार्ड मांगते हैं उनको हक है, ये हक है मांगने का, इनको लेकिन आपको किसी को भी हक नहीं है किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने का। और सर्टिफिकेट मांगना है तो अपने आप से मांगिए कि आपके अंदर कितनी करुणा है, क्योंकि जो भी आपका मजहब हो, अगर वो करुणा नहीं सिखाता है तो माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं तो वैसे ही नास्तिक आदमी हूँ, पर कोई भी आपका मजहब हो, अगर आपको वो करुणा, प्रेम, दया ये सब नहीं सिखाता है तो उसके होने पर, उसकी सार्थकता के होने पर मुझे संदेह है। देश से प्यार है, तिरंगे से प्यार है, तो देश को मजबूत करिए और वो मजबूती साथ मिलकर आने से होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जोश आ गया मेरे को भी बात करते करते, या फिर देश की दूसरी यूनिवर्सिटीज़, देश के दूसरे मुद्दे, उन पर अपनी सामर्थ्य भर फील्ड में जाके रिपोर्ट करने की कोशिश करता रहेगा thelalantop.com। और जब फील्ड से लौटेगा, ज़मीन से लौटेगा, तो अपनी ज़मीन पे न्यूज़ रूम से बातचीत के ज़रिए सारे विरोधाभासों के साथ, कोई ऐसा नहीं कि हमारी समझ बहुत फुल प्रूफ है, हमें सब पता है, पर हम इसीलिए अपने आप को उलीझ के रख देते हैं कि हाँ आप हमारी बातचीत सुन लीजिए और अपनी राय कायम कर लीजिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं thelalantop.com। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में की गई बातचीत, इस वीडियो में बताए गए तथ्य ज़रूरी हैं समाज में समझदारी और जागरूकता फैलाने के लिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। अगर अब तक आपने thelalantop का नाम नहीं सुना है, पहली बार सुना है, तो फिर नाम सुन लीजिए, फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए, सी फर्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की जानकारी, वीडियोज़, आर्टिकल्स आप तक लगातार पहुंचते रहें। निखिल वैसे भी एक लंबी सीरीज़ कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स की, पहला इन्होंने शेयर भी किया है, जिसमें वो वाला है ये जिसमें मीडिया का जुलूस बनाया गया, मीडिया का जुलूस अभी आएगा, जुलूस अगले में आएगा। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो thelalantop के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस, ग्राउंड रिपोर्ट्स अपलोड हों तो आपको फ़ौरन से खबर हो जाए। अमूमन मैं यहाँ पे वीडियो रोक देता हूँ या फिर बहुत से बहुत निखिल को थैंक यू बोलूँगा, पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपकी वाकई दिलचस्पी है जिन्ना की पूरी पॉलिटिक्स को समझने में, कि वो पहले राष्ट्रवादी थे, सेकुलर थे, बाद में कैसे कम्युनल हो गए, सुअर का गोश्त खाने वाला, जिसको मुझे बताते हैं मुसलमान नाम भी नहीं लेते, जानवर बोलते हैं, कैसे पाकिस्तान का पैरोकार हो गया, कायदे आज़म हो गया, सूट पहनने वाला कैसे मजबूरन शेरवानी पहनने लगता है, सिगार पीने वाला कैसे गंभीर खड़ा हो जाता है। तो निखिल ने एक बातचीत की है, AMU के ही प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, प्रोफेसर सज्जाद से। आप thelalantop की लिस्ट पे जाएंगे, किस नाम से वो फ़ोन दिखाई ना वीडियो, ये कि अगर आप विवाद खोल ही रखा है मैंने, हाँ, AMU का मसला समझ नहीं आएगा अगर पाकिस्तान बनवाने में जिन्ना की भूमिका नहीं समझेंगे। जिन्ना बंटवारे के कितने जिम्मेदार थे, इस थंबनेल के साथ बंटवारे कितने जिम्मेदार थे, और इस टाइटल के साथ AMU का मसला समझ नहीं आएगा। ये वीडियो अपलोड किया गया है, इसको अभी तक वीडियो शूट करने तक 44,000 लोग देख चुके हैं। इसको ज़रूर देखिए, आपकी समझ और साफ होगी। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक से हम बहुत सारे तर्क जुटा लेते हैं, उनके मुकाबले कुछ ठोस तर्क आपको मिलेंगे अपनी बहस को धार देने में। आप देख रहे हैं thelalantop.com, फंबल हो गया, आप देख रहे हैं thelalantop.com। बहुत बहुत शुक्रिया।